गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। बच्चों को आने दो, फिर शुरू करते हैं। आज तो इसको खत्म हो ही जाएगा, आधे घंटे में ही हो जाएगा। उसके बाद इंडेक्स को शुरू करेंगे। तो थोड़ा आगे आ जाना, या पीछे वाला फैन ऑफ कर ले, करा उसको ऑफ करा, आवाज कम हो जाएगी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो बेटा, कल से आगे कंटिन्यू करते हैं। एक तो बच्चों आज हमें एक सेटिंग चेंज करनी पड़ी आपकी चैट की, क्योंकि आप लोग पढ़ाई के अलावा बाकी गड़बड़ भी करते रहते हैं। तो अब आप चैट सेटिंग के हिसाब से मुझे लगता है आप एक दूसरे को पर्सनल मैसेज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तभी आप मेडिकल कॉलेज में चले जाएं और फिर ये सारे काम कर सकें। वहाँ से छूट होती है सारे काम करने की मेडिकल कॉलेज में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई कर लो भाई। तो सोचिए, हमें बच्चों को, हम लोग मतलब बच्चे हमें शिकायत करते हैं, अच्छा थोड़ी ना लगता है। तो अब आप है ना केवल एवरीवन मैसेज कर पाएंगे, पर्सनल नहीं कर पाएंगे शायद। देखिए आपकी सेटिंग में पर्सनल मैसेज नहीं दिखा रहा होगा अब, है ना। दिखा रहा है क्या? नो सर। नो सर। चलो ठीक है। तो अब आप हमें मैसेज करो, सबको दिखाई देगा, एक दूसरे को नहीं करो। गुड इवनिंग बेटा। कल मैंने स्टार्ट किया था चुंबकन तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। उसमें आपको बताया था एकांक आयतन में जितना द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है वो कहलाता है चुंबकन तीव्रता आई। मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ऐसा होता है। फार्मूला था I बराबर m/v। m था चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट, और v था वॉल्यूम, आयतन। बच्चों I की जो यूनिट है वो एम्पियर पर मीटर आएगी, है ना। और I जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, और इसकी जो दिशा होती है, डायरेक्शन, वो वही होती है जो m की डायरेक्शन होती है। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा जो होती है वही चुंबकन तीव्रता की दिशा होती है। अब अगली डेफिनेशन लिखो, इतना तो कल लिखा दिया था। लिखो चुंबकन क्षेत्र H। इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। होता है बेटा H, मैग्नेटाइजिंग फील्ड H, चुंबकन क्षेत्र। अच्छा, चुंबकन क्षेत्र जो होता है H,
ये बी और म्यू नॉट का अनुपात होता है। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में म्यू नॉट का भाग दे दें तो जो राशि आती है उसे एच बोलते हैं, चुंबकन क्षेत्र। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट से डिवाइड कर दें तो जो क्वांटिटी आएगी बेटा उसे बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच। बच्चों इस एच की भी एसआई यूनिट एम्पियर पर मीटर होगी, है ना। इस एच की एसआई यूनिट एम्पियर पर मीटर होगी और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। ध्यान रखें जो डायरेक्शन बी की होती है वही डायरेक्शन एच की होती है। तो एच और बी दोनों की डायरेक्शन सेम होती है बेटा, है ना बच्चों। अगर मान लीजिए निर्वात की जगह और कोई माध्यम हो और उस माध्यम में हम बी निकाल रहे हैं, बी पता है, सॉरी बी पता है, यानी कि अगर वैक्यूम की जगह और कोई मीडियम हो तो एच का फार्मूला होता है बी अपॉन म्यू। बच्चों ये है वैक्यूम के लिए और ये है मीडियम के लिए। अगर वैक्यूम है तो एच होगा बी अपॉन म्यू नॉट और अगर कोई मीडियम है तो एच होगा बी अपॉन म्यू। और बच्चों म्यू और म्यू नॉट का वही रिलेशन होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर का रिलेशन होता है ना। म्यू और म्यू नॉट ये म्यू आर कहलाता है। नाम बताइए म्यू आर को क्या बोलते हैं? आपेक्षिक सापेक्षिक चुंबकशीलता। हाँ, परमिटिविटी नहीं, परमिएबिलिटी। ये होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, हिंदी में बोलते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता, ठीक है बेटा। जो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ना बेटा, लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनके लिए म्यू आर एक से बहुत बड़ा होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इस चैप्टर से, इस वाले टॉपिक से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते, ऐसे ही आते। तो लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए जो आपेक्षिक विद्युत चुंबकशीलता होती है म्यू आर, वो एक से बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा कितना? लगभग 100, 200, 300 इस कैटेगरी का होता है। लेकिन बेटा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, उनके लिए म्यू आर एक से बड़ा होता है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं होता। कितना होता है? ऐसा होता है 2, 3, 4, 5 इस तरह से, है ना, पैरामैग्नेटिक। और बच्चों जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं डायामैग्नेटिक, उनके लिए म्यू आर कितना होता है? >1। करेक्ट, उनके लिए म्यू आर होता है <1, जैसे 0.5, 0.4, 0.6 इस तरह से। तो बच्चों बॉक्स में डाल देता हूं, एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ लेता है, समझे? तो याद रखना। अब अगली डेफिनेशन लिखो, इसका नाम थोड़ा खतरनाक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बच्चों हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में इसका नाम बड़ा
छोटा सा है, इंग्लिश में बड़ा है। आप में से किस बच्चे को हिंदी आती है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। चुंबकीय प्रवृत्ति। बिल्कुल सही, चुंबकीय प्रवृत्ति। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टी में ये डबल सी आएगा, शायद डबल एस आएगा, तो मेरी स्पेलिंग हो सकता है गलत हो। बेटा ऐसे इसको बनाते हैं, है ना, एक्स टाइप। इसका नाम होता है काई। क्या होता है? काई होता है शायद, काई बोलते हैं इसे, काई। जैसे अपना फाई होता है ना, फाई, ऐसे ही इसका नाम होता है काई। बड़ा अजीब से नाम है। हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। बच्चों आई और एच दो चीजें मैंने आपको बताई। पिछले लेक्चर में आई बताया था, आज वाले लेक्चर में एच बताया। इन दोनों का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो चुंबकीय प्रवृत्ति काई कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों काई इक्वल टू होता है आई अपॉन एच। है ना, काई होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है आई अपॉन एच। बच्चों आई की हमने जो यूनिट निकाली थी वो एम्पियर पर मीटर निकाली थी, और एच की जो यूनिट थी वो भी एम्पियर पर मीटर थी। उस हिसाब से काई की यूनिट क्या होगी? सर Unitless. यूनिटलेस। तो बच्चों चुंबकीय प्रवृत्ति मात्रक हीन राशि होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब बच्चे जैसे मैंने यहाँ लिखा था, अच्छा रुको, अभी रुको, पहले एक रिलेशन लिखो। देखो, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी। अरे शॉर्ट में लिख लो, रिलेशन बिटवीन काई एंड म्यू आर। हाँ, रिलेशन बिटवीन काई एंड म्यू आर, चुंबकीय प्रवृत्ति तथा आपेक्षिक चुंबकशीलता में संबंध। चुंबकीय प्रवृत्ति तथा आपेक्षिक चुंबकशीलता में संबंध। बच्चों आप में से किसी को ये रिलेशन पता है? काई और म्यू आर में क्या रिलेशन होता है? So mu r equals to 1 plus chi. आज का दिन बड़ा अच्छा है, शाबाश, वेरी गुड। ये होता है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई। इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, काई इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1, एक ही बात है। एक ही बात है, दोनों सेम चीज है। काई इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1। बच्चों लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, उनके लिए म्यू आर बहुत बड़ा होता है, 100 200। उसमें से -1 करोगे तो खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए काई भी 1 से बहुत बड़ा होता है, ये भी लिख लो। बच्चों मैं इसी टेबल में चेंज कर रहा हूं, आप लोग दोबारा लिखना है। हाँ, तो लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, इनके लिए काई जो होता है वो 1 से बहुत बड़ा होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, अनुचुंबकीय, उनके लिए काई जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, लेकिन 1 से बड़ा हो ये जरूरी नहीं है। बताओ क्यों? 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव होता है, ये जरूरी है, लेकिन 1 से बड़ा हो ये जरूरी नहीं है। बताओ क्यों?
काई जो है वो एक से छोटा भी हो सकता है, क्योंकि आप सोचो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए मैंने लिखा था म्यू आर एक से बड़ा होता है, तो एक से बड़ा तो 1.5 भी होता है ना। तो अगर म्यू आर 1.5 हुआ तो काई 1.5 माइनस 1 यानी कि 0.5 हो जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है काई की वैल्यू एक से बड़ी हो, लेकिन ये जरूरी है कि काई हमेशा पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये पॉजिटिव होगा, लेकिन एक से बड़ा हो ये जरूरी नहीं है, ये एक से छोटा यानी कि 0.5 0.4 भी हो सकता है, लेकिन धनात्मक होगा ये जरूरी है। और बच्चों डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, हाँ बेटा क्या कह रहे हो? सर पैरामैग्नेटिक एक बार फिर से बताइए ना, 1 से बड़ा नहीं होगा। 1 से, हे भगवान, मैंने मेरा बच्चा 10 बार बोला लेकिन एक बार भी ये नहीं बोला कि 1 से बड़ा नहीं होगा। मैंने कहा 1 से बड़ा ही नहीं होगा, 1 से छोटा भी हो सकता है, उसको एक्सप्लेन भी किया था मैंने। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि मैं ये क्यों नहीं बोल रहा कि काई हमेशा एक से बड़ा होता है, बल्कि मैं तो मना कर रहा हूं उसको, है ना, मना कर रहा हूं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए यानी अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए ये जरूरी नहीं है कि काई एक से बड़ा हो, मैं मना कर रहा हूं। हाँ, एक से छोटा हो सकता है। कैसे हो सकता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना। अगर मान लो इसके लिए म्यू आर 1.5 हुआ तो वहां पर 1.5 लिखोगे तो काई कितना आएगा? 0.5। 0.5। इसका मतलब काई एक से छोटा भी हो गया ना। तो हाँ, ये सर। जरूरी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि काई का मान, काई की वैल्यू एक से बड़ा हो, लेकिन ये जरूरी है कि वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं हो सकता। और डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए काई हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों होगा बताओ? सब म्यू आर 1 से कम है ना, तो उसको माइनस करेंगे 1 से तो ये नेगेटिव। लड़का तुम्हारी क्लास की इज्जत बचा लेता है, बाकी तो चुप बैठे रहते हैं। अभी अभी मैंने बताया था प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए म्यू आर एक से छोटा होता है। अगर ये राशि एक से छोटी है तो -1 करोगे तो नेगेटिव आएगा ना। इसलिए प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए काई जो है वो 0 से कम होगा, यानी कि नेगेटिव होगा, ये याद रखना। तो ये पूरा बॉक्स बना लो। ये रिलेशन याद रखना है, म्यू आर बराबर 1 प्लस काई। बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, डायरेक्ट फार्मूला पूछता है। हाँ, कोई वैल्यू नहीं देता, 4 ऑप्शन में 4 फार्मूले लिख देगा, किसने माइनस इधर लगा देगा, किसने इधर लगा देगा। तो आपको ये सही रिलेशन रखना है, याद करना है, और ये वैल्यू याद करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। लोह चुंबकीय पदार्थों को जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो पता है बाहर की जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। सर हाँ बेटा बोलो। सर वो मुझे लगा कि आवाज नहीं आ रही थी। मेरी आवाज नहीं आ रही थी? आ रही है सर। कोई बात नहीं बेटा, किसी के पास हो सकता है ना। सर आप बोल ही नहीं रहे थे। मैं नहीं बोल रहा, नहीं अभी तो मैं बोला नहीं। हाँ, बोर्ड साफ करते वक्त मैंने कुछ नहीं बोला बेटा, है ना। हाँ, बोर्ड साफ करते वक्त तो मैं कुछ नहीं बोला।
अरे बच्चों को आदत नहीं है, क्योंकि मैं इतनी देर कभी चुप नहीं रहता ना, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, तो उनको यही लगा कि मैं बोल रहा था और उनको आवाज नहीं आ रही थी। अब बोलूंगा, है ना बेटा। अगर हम किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, गर्मी बहुत आ गई है तुम्हारे वहां, क्या हाल चाल है? हाँ सर सर, कूलर चालू हो गया वैसे तो। हो गया ना? बहुत गर्मी है सर। बिल्कुल गर्मी नहीं कल सर। कोटा का टेम्परेचर दिन में मैक्सिमम 41 था, और आज तो मुझे लग रहा है 41 से भी ज्यादा होगा। अब सोचो, मैं कहाँ गया था, वहां -1 था और यहाँ 41। अरे वहाँ अच्छा लग रहा होगा का डिफरेंस कितना होता है क्या सर? बेटा? -1 और 41 का डिफरेंस कितना होता है? सर 42। अरे वाह, तुम तो होशियार हो गए अब। वरना तुमने क्या होता है, ऐसी चीजों में बहुत गलती की है, याद है? बहुत डांट खाई है मैकेनिक्स में तुम लोगों ने, ऐसी गलतियां। -1 में से 41 को घटाकर 40 बोला है बच्चों ने। बेटा किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो लाइन ऐसी हो जाएगी। देखो, बाहर से जो लाइन जा रही है ना, वो उसके अंदर से होकर गुजरेगी ऐसे। ये लाइनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है, इस तरह से। तो आप गौर से देखो, इस जगह बल रेखाओं का घनत्व कम है और यहाँ पर बल रेखाओं का घनत्व ज्यादा है। लाइन डेंसिटी बाहर कम है और लाइन डेंसिटी अंदर ज्यादा है। तो जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो लाइनों को अपने अंदर आकर्षित करता है। जब किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक लाइंस को अट्रैक्ट करता है और मटेरियल के अंदर जो लाइन डेंसिटी होती है वो बाहर से ज्यादा हो जाती है। रेखाओं का घनत्व पदार्थ के अंदर ज्यादा हो जाता है बाहर से भी, ठीक है ना? हाँ, लेकिन बच्चों जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो लाइन कैसे बनेगी? अनुचुंबकीय बोला है मैंने, प्रतिचुंबकीय नहीं बोला, ध्यान रखना बच्चों। अगर ये पैरामैग्नेटिक होता तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है, लाइनों को आकर्षित तो करता है पर कम करता है। हाँ, ज्यादा अंतर नहीं होता बाहर के घनत्व में और अंदर के घनत्व में, ज्यादा अंतर नहीं होता बच्चा। तो अगर हम किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो पदार्थ के अंदर रेखाओं का घनत्व थोड़ा बढ़ जाएगा, परंतु उतना नहीं बढ़ेगा जितना लोह चुंबकीय पदार्थों में बढ़ा था बच्चा, है ना? डायग्राम बना लो बस, और कुछ भी नहीं। और बच्चों अगर डायामैग्नेटिक मटेरियल को रख दे तो बताओ। सर रिपल करेगा क्या? हाँ, तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा। पदार्थ के अंदर रेखाओं का घनत्व बाहर से भी कम हो जाएगा। मटेरियल के अंदर जो लाइन डेंसिटी है ना वो बाहर से भी कम हो जाएगी। ऐसा डायग्राम बनेगा। ये पदार्थ है तो यहाँ पर बल रेखाएं ऐसे उल्टा प्रतिकर्षित होगी, समझ गए? ऐसे तो उल्टा हो गया। पदार्थ से बाहर डेंसिटी ज्यादा है और पदार्थ के अंदर डेंसिटी और भी कम हो गई, समझ गए? हाँ, ये चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करता है। अब आगे लिखो क्यूरी लॉ। चलो तुम में से कौन बता रहा है क्यूरी लॉ क्या होता है?
कोई तो बताओ, क्यूरी का नियम, क्यूरी लॉ, बोलो, कोई तो इज्जत बचाओ। Sir, intensity of magnetization of a magnetic material in a uniform magnetic field is directly proportional to magnet. Sir, I is directly proportional to B. ये नहीं बता, और कोई याद करो बेटा। गलत बोलो कोई बात नहीं। सोनम और साक्षी एक तुम में से एक जना बोलो बेटा, दोनों की आवाज मिल गई। हाँ Sir, heating destroy all magnetic properties. फिर से बोलो। Sir, heating destroy all magnetic properties. आपका स्टेटमेंट गलत नहीं है, पर एग्जैक्टली लॉ क्या है वो बताओ। आपका स्टेटमेंट सही है, लेकिन लॉ सर मैग्नेटाइजेशन, बेटा। yes sir, continue. Some magnetization of paramagnetic is directly proportional to the applied magnetic field. अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होगी। क्या बात है हेमंत, मजा। ये लड़के ने हिंदी में सटीक बोला है, एकदम परफेक्टली, एकदम परफेक्ट। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लड़के ने हिंदी में बोला, मैंने इंग्लिश कर दी। देखो, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति उनके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये होता है हेमंत, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और बेटा जो समानुपाती का नियतांक आता है, राहुल ने भी लिखकर बोला है, लिखकर बताया है, बोला नहीं है। मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हाँ राहुल बेटा, सही बोला आपने, मतलब सही लिखा आपने बेटा। यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो सी होता है, सी होता है क्यूरी कांस्टेंट, क्यूरी नियतांक। देखो, सी अपॉन बी, C is called Curie constant। C क्या होता है? Curie नियतांक। बच्चों जो C है वो अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है, हमें वैल्यू याद नहीं करनी। या तो क्वेश्चन में वैल्यू दे देगा और या फिर हमसे दो पदार्थों की तुलना करवा लेगा, दो अलग अलग टेम्परेचर पर तुलना करवा लेगा बस। तो लिख लो, वैल्यू ऑफ C डिपेंड्स ऑन मटेरियल। C का मान पदार्थ पर निर्भर करता है ना। वैल्यू ऑफ C डिपेंड्स ऑन मटेरियल। अलग अलग पदार्थों के लिए C अलग अलग होता है। बच्चों मैंने ये जो रिलेशन लिखाया है ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए होता है। आप है ना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ये रिलेशन डायरेक्ट नहीं लगा सकते। तो अगर फेरोमैग्नेटिक के लिए हमें क्यूरी लॉ लगाना है तो वो अलग होता है। तो आप चाहो तो इसके ऊपर लिख लो, दिस इज फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए। इसके ऊपर लिख लो, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए। और अब लिखो बेटा, अब लिखो लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए, फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तुम्हें एक दो दिन से ऐसा नहीं लग रहा मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं? कुछ कुछ मिलता जुलता सा ही है केमिस्ट्री से, है ना? ऐसे ही वहां बस लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, ऐसे ही होता है। दिमाग तो उपयोग नहीं हो रहा मेरा, 2 दिन से दिमाग काम नहीं कर रहा।
जब तक सोचने वाली चीज नहीं आती ना, हमें मजा नहीं आता फिजिक्स वाले टीचर्स को। बच्चों इसमें एक दो लाइनें लिखवानी पड़ेगी, तो पहले वो सुन लो। बेटा लोह चुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो भी तापमान बढ़ाने पर घटती है। ये भी घट रही है ना, बढ़ाओगे तो साइज कम हो रहा है, उनके लिए भी कम होता है। फेरोमैग्नेटिक के लिए भी ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। लेकिन ये लो लगता है जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है, उसका बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप। हाँ, क्योंकि ना एक निश्चित टेम्परेचर के ऊपर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, वो अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं, और जब ये पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं तब ये लो लगता है, उससे पहले ये लो नहीं लगता। लिखो इस बात को, लिखो। When temperature of ferromagnetic substance is increased, जब लोह चुंबकीय पदार्थों का तापमान बढ़ाया जाता है, when temperature of ferromagnetic substance is increased, its magnetic susceptibility decreases. जब लोह चुंबकीय पदार्थों का ताप बढ़ाया जाता है तो इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति घटती है ना, डिक्रीजेस, फुल स्टॉप। above a certain temperature ferromagnetic substance converts into paramagnetic substance. एक निश्चित ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। Above a certain temperature ferromagnetic substance converts into paramagnetic substance. एक निश्चित ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। यह निश्चित ताप क्रांतिक ताप कहलाता है। This temperature is called critical temperature. This temperature is called critical temperature. ठीक है बेटा, यह ताप क्रांतिक ताप कहलाता है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो। क्रांतिक ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, नहीं लिखो, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, क्रांतिक ताप के ऊपर, बस इतना लिखकर छोड़ दो। अबाउ क्रिटिकल टेम्परेचर, अब ये लिखो T minus TC, क्रांतिक ताप के ऊपर। श्वेता बेटा म्यूट करो। above द क्रिटिकल टेम्परेचर, अब ये लिख लो, क्रांतिक ताप के ऊपर जो काई होता है बेटा, वो डायरेक्ट टी के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता, टी माइनस टीसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये तभी करना है जब टी का मान टीसी से ज्यादा हो। जब टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा हो तभी ये यूज करना है, वरना यूज नहीं करना। और बेटा यहाँ पर एक नया कांस्टेंट आएगा सी डैश, सी डैश, ये भी क्यूरी कांस्टेंट है लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, लोह चुंबकीय पदार्थों के क्यूरी नियतांक है। सर ये टीसी क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर है बेटा, क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप का क्रिटिकल टेम्परेचर इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए टीसी लिखते हैं इसे। लिख लो, टीसी है क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर। बच्चों इन दोनों का ग्राफ बनाना है, तो पहले इसका ग्राफ बना रहा हूं, इसका ग्राफ ऐसा आएगा।
आपको पता है शेप का नाम क्या होता है, ग्राफ का नाम? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अरे वाह, शाबाश। आज क्या खाकर आए हो? आज दूध पी कर आए हैं। आज मेरा दिन अच्छा है, तुम्हारा दिन नहीं, मेरा दिन अच्छा है। सही में तुम लोग जवाब देते हो तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। लिख लो बेटा, इसका नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। अति परवलय, आयताकार अति परवलय, केवल अति परवलय याद रख लो, बहुत है। बच्चों ये ग्राफ किसके लिए है? पैरामैग्नेटिक। मैंने कहा ना ये ग्राफ इस फार्मूले के लिए और ये पैरामैग्नेटिक के लिए। और फेरोमैग्नेटिक के लिए ग्राफ में थोड़ा सा चेंज आएगा। जतिंदर यार तू बता ना, इसमें क्या चेंज आएगा? सर टेम्परेचर मतलब कम हो जाएगा और नहीं, ग्राफ की शेप मतलब ग्राफ में क्या चेंज करूं ये बता। क्या? सर हाइपरबोला मेरा वीक है सर। अच्छा आपको पहले एक टीसी की लाइन लेनी है, क्योंकि इससे पहले आप इस लॉ को यूज नहीं कर सकते। तो आप जो ग्राफ बनाएंगे वो टीसी के बाद बनाएंगे, ठीक है, ऐसे। तो पहले एक लाइन लेनी है हमने टीसी की, और फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना दो। इसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना दो, बस हो गया काम। तो बच्चों पहला वाला जो ग्राफ है वो अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए है, दूसरा वाला ग्राफ है वो लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए है। पहले वाला ग्राफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, दूसरा वाला ग्राफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बच्चों आज का जो लेक्चर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है, क्यूरी लॉ। इसी पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, क्योंकि और कोई फार्मूला है ही नहीं इसके अलावा खास। बहुत अंतर होता है, उसके लिए मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी। हाइपरबोला बहुत तरह के होते हैं। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला का एक स्पेशल फॉर्म होता है। हमें बाकी हाइपरबोला नहीं पढ़ने, वरना हमें 11th क्लास दोबारा से पूरा मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा हमें, है। बहुत खतरनाक होता है बेटा, पूरा एक चैप्टर होता है हाइपरबोला। अभी जतिंदर ने बोल ही दिया इसका वीक है, तो समझ जाओ खतरनाक चैप्टर भी होगा। क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ? खतरनाक नहीं है बट है। तूने पढ़ा नहीं होगा ढंग से। सर मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा वीक है, उसमें मैं क्या बोलूं। कोऑर्डिनेट पता है, मुझे बहुत पसंद था। सर मुझे बहुत बेकार लगता है। मुझे थोड़ा अलजेब्रा बेकार लगता था, क्योंकि उसमें बहुत सारे फार्मूले थे। कॉनिक सेक्शन, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक मुझे ट्रिग्नोमेट्री अच्छा नहीं लगता था मैथमेटिक्स का। सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री भूल गया, गलत। वेक्टर, मैथमेटिक्स में जो वेक्टर होता है ना, वो मुझे बहुत घटिया लगता है। फिजिक्स का वेक्टर बड़ा अच्छा लगता है। बाकी बच्चों को बता दूं, वेक्टर मैथमेटिक्स में भी होता है। सर ट्रिग्नोमेट्री तो सबसे अच्छा होता है, 11th-12th का बहुत जबरदस्त दिया है। भगवान, ट्रिग्नोमेट्री तो खैर बहुत कॉमन सी चीज है, मेरे मुंह से गलत निकल गया। लेकिन है ना, मैथमेटिक्स में एक वेक्टर और होता है, वो मुझे, हाँ, वेक्टर एंड 3D एक अलग से बुक होती है, मुझे वो बहुत बेकार लगती है। मेरा अच्छा नहीं है कह लो। बच्चों इस पर है ना, मैं क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा, क्योंकि है ना पता क्वेश्चन कैसे करते हैं। बस 2 टेम्परेचर देगा, एक टेम्परेचर पर ससेप्टिबिलिटी इतनी है तो दूसरे पर कितनी होगी, इसको भाग दे देना, साई1 अपॉन काई1 अपॉन काई2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, क्योंकि वर्तमानुपाती है ना। तो इसलिए मैं इस पर क्वेश्चन कराकर क्या करूंगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। ये लास्ट है इस चैप्टर का जो मैं बोलने जा रहा हूं, हिस्टेरेसिस। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? मेरे को आता है, ढंग से आता है, मैं तुमसे सुनना चाह रहा हूँ। शैथिल्य। हाँ, तो किसने बोला ये? वही हेमंत ने बोला क्या? यस सर। हाँ, बढ़िया हेमंत। टिल्लू क्या कह रहा है?
मुझे तो खाना अच्छा लगता है। खाना तो बेटा सबको अच्छा लगता है। आज आपस में पर्सनल बात तो बंद हो गई होगी ना? बहुत बुरा हुआ ना? आज तो क्लास में अच्छा हुआ सर। आज तो क्लास में मन ही नहीं लग रहा होगा। अच्छा हुआ सर, बंद हो गया। अच्छा तो उसके लिए हुआ जो परेशान हो रहा था, लेकिन जो परेशान कर रहा था उसके लिए बुरा हुआ ना। तो उसका तो मन थोड़ी खराब कर दिया आप किसी किसी की तो। क्या 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 बोल रही है? कुछ नहीं। अब मैं क्या करूं, तुम लोग ऐसे ऐसे काम करते हो कि हमें ये चेंज करने पड़ते हैं, है ना? चलो चलने दो कुछ दिनों तक। शैथिल्यता बेटा हिंदी में बोलते हैं शैथिल्यता, इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टेरेसिस। ये भी पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। पहले बोर्ड साफ कर दो। हाँ बच्चों, इस टॉपिक को समझाने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। बच्चों हम एक परिनालिका लेते हैं, सोलेनॉइड, और उस सोलेनॉइड में एक सोलेनॉइड के अंदर, अरे परिनालिका याद है या भूल गए? याद है सर सर। याद है ना सर? मुझे बताओ, परिनालिका में जब किसी सोलेनॉइड में हम आई करंट फ्लो करवाते हैं तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फार्मूला याद करो, बताओ क्या होता है? μ0 n I। करेक्ट, म्यू जीरो स्मॉल एन आई, है ना? स्मॉल एन क्या होता था? नंबर ऑफ एकांक क्षेत्रफल में फेरों की संख्या। थोड़ा सा गलत बोल गए कुछ बच्चे, कुछ बच्चों ने सही बोला है। by L। हाँ, नंबर टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। इसका नाम भी होता था, स्मॉल एन का नाम भी बताया था, टर्न डेंसिटी, हाँ सर। है ना? फेरों का घनत्व, हाँ फेरों का घनत्व, टर्न डेंसिटी, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो बच्चों हम एक सोलेनॉइड लेते हैं, सोलेनॉइड के अंदर हम एक मैग्नेटिक मटेरियल रख देते हैं, एक लोहे की छड़ रख देते हैं, हिंदी में बोलता है, आयरन रॉड रख दिया हमने। बच्चों आपको ये टॉपिक समझाने के लिए एक्सपेरिमेंट से समझाना अच्छा लगेगा। तो बच्चों एक सोलेनॉइड ली हमने, परिनालिका, इसमें तार वार तो है ही है, इसमें धारा भी है, लेकिन इसके अंदर है ना हमने आयरन रॉड रख दी। ये मान लो हमने परिनालिका के अंदर एक लोहे की छड़ रख दी। अब इसमें धारा दी, धारा तो एच होता है v अपॉन म्यू नॉट, v था म्यू नॉट स्मॉल एन आई, ये कर दिया तो h आ गया एन आई। बेटा परिनालिका के अंदर जो b होता है उसका फार्मूला आप लोगों ने बताया था, म्यू नॉट एन आई, लेकिन h के लिए म्यू नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा तो म्यू नॉट कट जाएगा। तो सोलेनॉइड के अंदर जो h होगा वो होगा केवल एन आई, बस। समझ गए बच्चों? जब इसमें आयरन रॉड रखेंगे, लोहे की छड़ रखेंगे, तो उस छड़ के अंदर क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। तेज बोलना। बेटा जब लोहे की छड़ को रखेंगे इस परिनालिका के अंदर, तो लोहे की छड़ के अंदर क्या बनेगा?
पता है मुझे आवाज नहीं आ रही, आप लोग बोल तो रहे होगे शायद, पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा। नहीं बोल रहे थे। नहीं बोल रहे। अभी तो बोली कि नहीं बोल रहे हैं, ऐसा कैसे? वो तो मुझे भी पता था आप लोग नहीं बोल रहे, लेकिन लड़की ने बड़े प्यार से बोला, सब बोल ही नहीं थे। बेटा जब लोहे की छड़ को परिनालिका के अंदर रखेंगे ना, तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? चुंबकन तीव्रता। याद है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इस चैप्टर का पहला टॉपिक जो कल पढ़ाया था। जब किसी चुंबकीय पदार्थ को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उसमें आई उत्पन्न होता है, कैपिटल आई। स्मॉल आई तो धारा है, कैपिटल आई M/V वो उत्पन्न होता है। बच्चों अगर हम आई और H का ग्राफ बनाए, मतलब आप लोग परिनालिका में करंट बढ़ाते जाओ, जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे H बढ़ेगा, और जैसे जैसे H बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगा। बच्चों थोड़ी देर सब्र रखना है, वो लाइन सीधी कर रहा हूं, टेढ़ी हो गई। तो बच्चों I के बढ़ने से H बढ़ेगा, लेकिन है ना थोड़ी देर के बाद I कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि बेटा आप खुद सोचो, एक लोहे की छड़ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो याद है मैंने कल बताया था वो डोमेन जो है वो अलाइन हो जाते हैं, याद है? हाँ सर। तो बेटा जब सारे डोमेन अलाइन हो चुके होंगे उसके बाद आई थोड़ी ना बढ़ेगा, उसके बाद तो चुंबक बन गया वो जितना बनना था। इसलिए अगर आप H को बढ़ाओगे तो H को बढ़ाने से आई पहले तो बढ़ेगा, क्योंकि डोमेन सारे अलाइन होते हैं। लेकिन जब सारे डोमेन अलाइन हो जाएंगे, अलाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अलाइनमेंट को समांतर। हिंदी में सर समांतर सम्मुख सर। पैरेलल बोल लो, एक ही लाइन में आ जाते हैं, मतलब लाइन में आ जाता है। चलो जब कोई शब्द नहीं मिलता तो ऐसे एक्सप्लेन करना चाहिए, है ना? नॉर्मल में ज्यादा समझाता है ना। जी बेटा वैसे तो अलाइनमेंट का हिंदी होता है सूचीबद्ध, क्रमबद्ध, हाँ ऐसा बोलो, पंक्तिबद्ध से कुछ। पंक्तिबद्ध, हाँ पंक्तिबद्ध, ये ज्यादा अच्छा है। तो बेटा जब सारे डोमेन पंक्तिबद्ध हो जाएंगे उसके बाद और चुंबक तो बनेगा नहीं, तो आई कांस्टेंट हो जाएगा। ये आई धारा नहीं है, ये वाला आई जो है वो चुंबकन तीव्रता है M/V। उसके बाद और चुंबक नहीं बनेगा, इसलिए H को बढ़ाना बेकार है। तो एक काम करते हैं, जब I कांस्टेंट हो गया तो हम H को वापस घटाना शुरू करते हैं। तो बच्चों पता है क्या होगा? अब बना रहा हूं असली ग्राफ, ये असली ग्राफ नहीं था, असली ग्राफ अब बना रहा हूं। ये होता है असली ग्राफ, इसे क्षैतिज वक्र बोलते हैं ग्राफ, ठीक है? तो पहले आपने H बढ़ाया, H के बढ़ने से I बढ़ा 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 और यहां जाकर वो कांस्टेंट होने वाला है। इसके बाद I कांस्टेंट हो जाएगा। तो पता है मैंने क्या किया? H को वापस घटाना शुरू किया। तो मैंने क्या देखा, अगर मैं H को वापस कम करता हूं तो I कम तो होता है, लेकिन उसी रास्ते से I वापस नहीं आता जिस रास्ते से I आगे गया था। जिस बात से ग्राफ आगे गया था वापस उससे नहीं आता, बल्कि ग्राफ ऐसे वापस आता है। और जब मैं H को 0 कर देता हूं, यानी कि बाहर का चुंबकीय क्षेत्र 0 कर दिया, एक्सटर्नल फील्ड 0 कर दिया, तो भी I 0 नहीं होता, यानी कि उस लोहे की छड़ के अंदर कुछ चुंबक बचा रह जाता है। बच्चों ये तो वैसे भी छोटी सी बात है, हम समझ सकते हैं। एक लोहे की छड़ को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे वो चुंबक बन जाएगा, जब बाहर निकालेंगे तो एकदम से चुंबक खत्म थोड़ी ना हो जाएगा, थोड़ा बहुत चुंबक उसमें बचा रहेगा। यस, तो बच्चों H को 0 करने पर I 0 नहीं हुआ, I बचा रहेगा। तो बच्चों
जितना आई बचा रह जाता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिटेंटिविटी और हिंदी में बोलते हैं अवशेष चुंबक। तो ओबी क्या होता है बेटा? रिटेंटिविटी, इतना मैग्नेट रिटेन हो गया और हिंदी में बोलते हैं अवशेष चुंबक, क्योंकि इतना चुंबक शेष रह गया, अवशेष चुंबक। बच्चों अगर मुझे इस अवशेष चुंबक को भी खत्म करना है तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे इस रिटेंटिविटी को भी खत्म करना है, ये जो मैग्नेट आई बच गया, इस आई को खत्म करना है तो क्या करूंगा? सर एच को बढ़ा देंगे। बेटा एच को बढ़ाऊंगा तो आई वापस बढ़ जाएगा, कम कैसे होगा? एच को घटा देंगे सर। एच को और कितना? एच को कम कर देंगे। हाँ? अच्छा एक बात बताओ, हम किसी कागज को है ना फोल्ड कर देते हैं, ऐसे रोल कर देते हैं कागज को, तो रोल करने के बाद जब उसे वापस सीधा करने की कोशिश करते हैं तो वो पूरी तरह से सीधा नहीं होता। तो आप उसको पूरा अच्छे से सीधा करने के लिए क्या करते हो? सर उसको ऐसे उल्टा कर देते हैं। उल्टा उसे अपोजिट डायरेक्शन में रोल कर देते हैं, तब वो सीधा हो जाता है। यहाँ भी वही करेंगे हम। क्या करेंगे बताओ? हम क्या करेंगे, अगर मुझे ये आई जो बच गया इसको खत्म करना है तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दूंगा, मैं एच को नेगेटिव कर दूंगा। अरे अब क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल दो बाहर, यानी कि सोलेनोइड में करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दो। बात समझ में आई? तो बच्चों जब हम एक्सटर्नल फील्ड को रिवर्स करेंगे, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को विपरीत करेंगे, तो वो जो थोड़ा बहुत चुंबक बचा है उसको भी खत्म कर देगा। तो H की एक नेगेटिव वैल्यू पर यहाँ पर I बिल्कुल 0 हो गया। देखो H की एक नेगेटिव वैल्यू पर I बिल्कुल 0 हो गया। तो बच्चों H की ये नेगेटिव वैल्यू यानी कि ओसी इंग्लिश में कहते हैं इसे कॉर्सिविटी, हिंदी में इसे बोलते हैं निग्राहिता। खतरनाक नाम है। कॉर्सिविटी और हिंदी में क्या बोलते हैं? निग्राहिता। अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, निग्राहिता क्या है? H का वह ऋणात्मक मान जब I शून्य हो जाता है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ H व्हेन I बिकम्स 0, ये कहलाती है निग्राहिता। H का H है ना, नेगेटिव वैल्यू ऑफ H व्हेन I बिकम्स 0, H का वह ऋणात्मक मान जहां I शून्य हो जाता है। बच्चों मैंने है ना H को नेगेटिव किया, I 0 कर दिया, लेकिन है ना मुझे इस एक्सपेरिमेंट को करने में मजा आ रहा है, तो मैंने क्या किया पता है? वो जो नेगेटिव वाला H था उसकी वैल्यू को नेगेटिव में और बढ़ाने लगा। तो बताओ क्या होगा? अगर मैं H की नेगेटिव वैल्यू को बढ़ाना शुरू कर दूं तो क्या होगा? अरे भैया जैसे I पॉजिटिव डायरेक्शन में बना था वैसे ही नेगेटिव में I बनना शुरू हो जाएगा, और जैसे I पॉजिटिव में हुआ था वैसे ही नेगेटिव में भी I कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगा। देखो आप H को और बढ़ाओगे, I बढ़ने लगेगा और I वापस कांस्टेंट हो जाएगा दीपक। जब वापस कांस्टेंट होने लगा I, तो मैंने H को नेगेटिव में बनाना रोक दिया। अब मैंने क्या किया? H को वापस घटाना शुरू किया। तो मैंने देखा कि जब मैं H को वापस 0 कर दे रहा हूं तो फिर से कुछ चुंबक बचा रह गया, लेकिन ये चुंबक वो है जो पहले के अपोजिट है। तो बच्चों H को वापस 0 करने पर फिर से थोड़ा सा मैग्नेट बच गया,
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिटेंटिविटी। तो जितना O से B होता है उतना O से E होता है। OB और OE दोनों बराबर होते हैं, दोनों कहलाते हैं अवशेष चुंबक, यानी कि रिटेंटिविटी। बच्चों इस बार H को 0 करने पर फिर I बच गया, इसको खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बदल फिर पॉजिटिव कर दूंगा H को। तो H को पॉजिटिव करने से फिर I 0 हो जाएगा। तो जितना OC था उतना OF होगा, OF। तो बच्चों OC कॉर्सिविटी कहलाता था, तो OF भी कॉर्सिविटी कहलाएगा, है ना। तो H का वो मान जहां I वापस 0 हुआ, और इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा। तो H की वैल्यू फिर पॉजिटिव में बढ़ाओ, फिर A पर जाएगा, फिर B पर आएगा, फिर C पर आएगा, फिर D पर आएगा, ये साइकिल चलता रहेगा। तुम H को बढ़ाओ घटाओ, नेगेटिव में बढ़ाओ घटाओ, पॉजिटिव में बढ़ाओ घटाओ, ये करते रहो, ये ग्राफ चलता रहेगा। बच्चों ये पूरा कर्व कहलाता है हिस्टेरेसिस कर्व। क्या कहलाता है? हिस्टेरेसिस कर्व, यानी कि शैथिल्य वक्र। लिख लो, दिस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस कर्व, शैथिल्य वक्र। तो बच्चों ये कहानी है पूरी। अब एक इंफॉर्मेशन और देनी है, वो भी सुन लो इसी में। बेटा अगर हम किसी पदार्थ को बार बार चुंबकित विचुंबकित करें, चुंबकन का अपोजिट होता है विचुंबकन, है ना। गलत मत सुनना, मैंने चुंबकन बोला है, चुंबन नहीं बोला, है ना। कुछ बच्चे गलत सुन लेते हैं। तो चुंबकन और विचुंबकन ये दोनों अपोजिट वर्ड है। तो बेटा इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। तो जब हम किसी पदार्थ को बार बार चुंबकित और विचुंबकित करते हैं तो वो गर्म हो जाता है, पता है आपको। हाँ, पदार्थ गर्म हो जाता है, चुंबकन और विचुंबकन से पदार्थ गर्म हो जाता है। और बेटा उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो इस वक्र के, शैथिल्य वक्र के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। लिखो इस बात को। हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू continuous magnetization and demagnetization। एक बार पहले इंग्लिश में लिखवा दूं फिर हिंदी में लिखवाऊंगा। हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन is directly proportional to area of hysteresis curve, is directly proportional to area of hysteresis curve। हिंदी में लिखो, लगातार चुंबकन तथा विचुंबकन के कारण, लगातार चुंबकन तथा विचुंबकन के कारण पदार्थ में उत्पन्न ऊष्मा, पदार्थ में उत्पन्न ऊष्मा शैथिल्य वक्र के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। शैथिल्य वक्र के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। बस ये स्टेटमेंट काम का है। अब लिखो, कंपैरिजन बिटवीन सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। कंपैरिजन बिटवीन सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। सॉफ्ट आयरन को हिंदी में उस दिन भी मैंने पूछा था, आपने नरम लोहा बोला, लेकिन मुझे डाउट है नरम लोहा नहीं बोलते इसको। नर्म लोहा सर, गरम लोहा सर कच्चा लोहा बोलते, कच्चा लोहा, नर्म लोहा, लोहा, कच्चा लोहा, कच्चा लोहा, ये थोड़ा सही लगता है।
तो हाँ ये सही लग रहा है, नरम नरम नहीं है, कच्चा है, रबड़ की तरह नरम नहीं होता लोहा, कच्चा लोहा सही है। लिखो कच्चे लोहा तथा स्टील में तुलना, कच्चा लोहा तथा स्टील में, स्टील को इस्पात बोलते हैं बेटा, है ना, इस्पात, कच्चा लोहा तथा इस्पात में तुलना। बच्चों मैं 2 ग्राफ बना रहा हूं, इस पर एक क्वेश्चन बनता है, बता दो। हाँ बेटा सॉफ्ट आयरन के लिए, कच्चे लोहे के लिए जो IH ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। मतलब ये ग्राफ होता है पतला दुबला सा, मेरी तरह नहीं होता। और स्टील के लिए ये जो ग्राफ होता है ना, ये थोड़ा मोटा सा होता है मेरी तरह। मतलब सॉफ्ट आयरन के लिए एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व कम होता है और स्टील के लिए शैथिल्य वक्र का क्षेत्रफल ज्यादा होता है। इसका मतलब कच्चे लोहे में ऊष्मा हानि कम होती है और इस्पात में, स्टील में एनर्जी लॉस, हीट लॉस ज्यादा होता है। इसलिए बेटा हम स्टील को उस जगह काम में नहीं लेते जहां हमें पदार्थ को लगातार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना पड़े। आप बता सकते हो ऐसी कौन सी जगह है जहां पदार्थ लगातार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता रहता है? दोबारा बोल दुर्गेश। आवाज नहीं आ रही है सर इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेट पे बेटा बार बार डीमैग्नेटाइज थोड़ी ना करते हैं। वहां तो हम बल्कि ऐसा चाहते हैं, ऐसा मटेरियल हो जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो। नहीं, ट्रांसफॉर्मर बेटा, ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसमें लगातार उसका जो ट्रांसफॉर्मर का कोर होता है वो लगातार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता रहता है। इसलिए ट्रांसफार्मर के अंदर हम कच्चा लोहा काम में लेते हैं, सॉफ्ट आयरन काम में लेते हैं, स्टील काम में नहीं लेते। लिखो मैं जो लिखवा रहा हूं क्योंकि एक क्वेश्चन इससे पक्का बनता है। लिखो एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व इज लेस फॉर सॉफ्ट आयरन एंड इट इज मोर फॉर स्टील। कच्चे लोहे के लिए शैथिल्य वक्र का क्षेत्रफल कम होता है तथा इस्पात के लिए ज्यादा होता है। सर एक बार और बोलिए ना इंग्लिश में। मैं बोलूंगा वही लिखेगी क्या? तो अपना आप बना लेना इंग्लिश, एक लाइन को इतनी देर से बोलता रहा हूं मैं, है ना, नहीं बोलूंगा लैंग्वेज, अपने आप लिखो। सॉफ्ट आयरन के लिए एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व कम होता है और स्टील के लिए ज्यादा होता है। अब इसकी इंग्लिश अपने आप बनाओ। 15 साल से इंग्लिश पढ़ रहे हो, 16 साल से। सॉफ्ट आयरन के लिए एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व कम होता है और स्टील के लिए ज्यादा होता है ना, ये बोला हूं मैं। अब आगे लिखो, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड टू मेक ट्रांसफॉर्मर कोर। इस गुण के कारण कच्चे लोहे को ट्रांसफॉर्मर में काम में लिया जाता है।
तो बेटा इस प्रॉपर्टी की वजह से हम सॉफ्ट आयरन को ट्रांसफार्मर में काम में लेते हैं। स्टील काम में नहीं लेते। स्टील काम में लेंगे तो इतना हीट लॉस होगा कि बेटा हमारे घर में बिजली नहीं आएगी, सारी बाहर खत्म हो जाएगी, बहुत ज्यादा हीट लॉस होगा। लेकिन बच्चों स्टील में अपनी खास बात है, देखो स्टील के लिए रिटेंटिविटी हाई होती है, या कोर्सिविटी हाई होती है, सॉरी, निग्राहिता ज्यादा होती है। तो हमें ना स्टील को ऐसी जगह काम में लेते हैं जहां ये आसानी से विचुंबकन हम नहीं कर पाए। बताओ कहां काम में लेंगे? जहां पर ये आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाए, चुंबक बनाने में। परमानेंट। परमानेंट। करेक्ट, बिल्कुल सही बोला लड़का। स्थायी चुंबक लिखो। स्टील इज यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट। इस्पात को स्थायी चुंबक बनाने के काम में लिया जाता है। है ना? स्टील इज यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट बिकॉज इट हैज हाई कोर्सिविटी। इट हैज हाई कोर्सिविटी। इस्पात को स्थायी चुंबक बनाने के काम में लिया जाता है क्योंकि इसकी निग्राहिता ज्यादा है, अधिक है। ठीक है बेटा, चैप्टर खत्म। मुझे लगा आज 45 मिनट लगेंगे, लेकिन अपन को 65 मिनट लग गए, 1 घंटे से भी ज्यादा समय लग गया। चलो अच्छे से लिखा भी दिया आपको। तो जो पूरा ये लास्ट वाला जो टॉपिक था ना, ये थ्योरेटिकल था बेटा, ये ऐसा ही होता है। फिर भी मैंने आपसे कहा था एक बार कहीं से थ्योरी पढ़ लेना। आपके पास जो मटेरियल है उससे पढ़ लो, उसमें भी थ्योरी तो अच्छी लिखी हुई है, वो काम आएगा, है ना? जरूर पढ़ लेना। बच्चों ज्यादा समय नहीं बचा, 5-7 मिनट बची हैं। अगले चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, 5-7 मिनट खराब क्यों करें हम। हमारा अगला चैप्टर कौन सा बेटा? एसीडीसी वाला, मैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अरे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो अगले चैप्टर का नाम लिख लो बच्चों। कल दोबारा से पढ़ाऊंगा, आज सिर्फ छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। कल अच्छे से शुरुआत करेंगे बच्चों। अगर हमें किसी कॉइल में करंट फ्लो करवाना है, अगर किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करनी है, तो क्या करेंगे? कैसे धारा प्रवाहित करें? बैटरी लगाएंगे, आया ना? यस सर। मान लो अपने हाथ में कोई रिंग है, तुमने नहीं पहने, अपने हाथ में कोई रिंग है, कोई कड़ा, कड़ा होता है ना हाथ में पहनते हैं। अब तुम सोचो, अगर उस रिंग में बिना बैटरी लगाए करंट आ जाए तो क्या हो? बड़ा अजीब लग रहा है ना? वैसे तो हम जानते हैं कि हाँ, किसी भी रिंग में करंट फ्लो कराने के लिए बैटरी लगानी पड़ेगी। पर सोचो आपके पास एक रिंग है और बिना बैटरी लगाए उसमें करंट आ जाए तो क्या होगा? तो बच्चों ये घटना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। यही फिनोमिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। यस, हम बिना क्या बोलते हैं, बिना बैटरी के, बिना सेल के भी धारा उत्पन्न कर सकते हैं। बताओ कैसे? चुंबकीय फ्लक्स के माने पर चुंबक की सहायता से। एक एक करके बोलो आपने। ये चुंबकीय फ्लक्स कौन बोला? उस लाइन को पूरा करो। अब देखो, एक छोटा सा बोलकर भाग जाते हैं, है बेटा चुंबकीय फ्लक्स। एक बच्ची ने बोला ना, वो लाइन पूरी कर दो, सुना नहीं।
गायब। दूसरा बच्चा बोलो, क्या बोला? एक साथ दो दो बोलते हो मेरे को। सर चुंबक की सहायता से। चुंबक की सहायता से किस तरह से? मान लो मेरे पास एक चुंबक है और एक रिंग है, अब कैसे धारा आएगी? सर चुंबकीय फ्लक्स की सहायता से। थोड़ा सा और खुलकर बोलना। फ्लक्स। सर चुंबक को गति कराएंगे उसके आगे में। हाँ, अगर हम चुंबक को रिंग के पास लाएं या दूर लाएं तो उस रिंग में अपने आप धारा उत्पन्न हो जाएगी। बच्चों, अगर हम एक मैग्नेट को रिंग के पास लाएं, दूर ले जाएं, पास लाएं, दूर ले जाएं, पास लाएं, दूर ले जाएं, तो उसमें धारा उत्पन्न हो जाती है, उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो या हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएं, मान लो हम एक रिंग ले लें और उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमा दो तो भी उसमें धारा आ जाएगी। अपने घर में जो बिजली आ रही है ना, वो ऐसे ही बनती है, बैटरी से नहीं बनती। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो बैटरी से बनने वाली नहीं है बेटा। इसी तरह विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बनने वाली करंट आ रहा है हमारे घर में। टीवी, फ्रिज जो भी चल रहे हैं, हर चीज, पंखा, ट्यूबलाइट, एलईडी, सब उसी बिजली से चल रहे हैं। तो अब मैं आपको अच्छे से बोल रहा हूं एक लाइन, फिर कल पढ़ेंगे बेटा। जब भी किसी कुंडली से, जब भी किसी कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, चुंबकीय फ्लक्स, तो उस कुंडली में अपने आप एक धारा उत्पन्न हो जाती है। यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब भी किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में एक करंट प्रोड्यूस होता है। बच्चों, इस घटना को किसने खोजा था? उस महान वैज्ञानिक का नाम क्या है? सर माइकल फैराडे। करेक्ट। राहुल ने लिखा भी सही है, चेंजिंग वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। वेरी गुड राहुल, बोलता नहीं है, लिखता है। वेरी गुड, करेक्ट, फैराडेज लॉ। इसलिए हमारा कल का चैप्टर भी फैराडेज लॉ से शुरू होगा। लेकिन फैराडेज लॉ से भी पहले हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये टॉपिक का नाम लिखकर छोड़ दो, चुंबकीय फ्लक्स। तो आज का लेक्चर बच्चों मैं यही छोड़ रहा हूँ, कल कंटिन्यू करेंगे। ओके? और हाँ 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 हाँ, सुन लो,